डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में स्वागत है दोस्तों आपका A2M एकेडमी के इस नई वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कहना है कि सर हमें एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है कि हम 1 घंटे में अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमें पता नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन पे ट्रिक लगेगी या कौन से क्वेश्चन पे आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी काम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कौन से टॉपिक आपके सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। तो इन सबसे डील करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएलएड 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे डिस्कस और पता करेंगे कि क्या हम 1 घंटे में अपने क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, हमें कौन से क्वेश्चंस पे ट्रिक लगानी है और कौन से क्वेश्चंस पे करने हैं अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, और कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट बी बाई ए इंटू अंडर रूट सी बाई बी इंटू अंडर रूट ए बाई सी, ये तीन का आपको मल्टीप्लाई करके मान बताना दोस्तों। अब देखिए यही आपके पहले ही क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो जाती है, जो कि आपको बताता है दोस्तों कि हर जगह आपको ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, कहीं पे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और करनी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि जब भी आपकी घात समान हो, यानी कि अगर आप दो वर्गमूल में लिखी हुई संख्याओं को गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो आप उन्हें एक ही वर्गमूल के नीचे भी गुणा कर सकते हैं। समझे दोस्तों? तो अगर इसके बेसिस पे दोस्तों अगर मैं अपने क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो मैं इसे एक ही अंडर रूट के नीचे बी बाई ए इंटू सी बाई बी इंटू ए बाई सी लिख सकता हूं दोस्तों। और अब देखिए आपके जो अल्फाबेट है दोस्तों वो आपस में होने लगेंगे कैंसिल, और आखिरी में आपका क्या बचेगा दोस्तों? तो आखिरी में आपका बचेगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का क्या मान होता है दोस्तों? तो अंडर रूट 1 का मान होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल सवाल कह रहा है कि यदि साइन थीटा का मान 1/2 है तो tan थीटा का मान कितना होगा। अब इसके लिए दोस्तों एक मैंने डिटेल वीडियो तो आपकी पहले ही बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही अगर मुझे बताना हो दोस्तों तो इसके मैं आपको 2 तरीके बता सकता हूं। एक तरीका तो है दोस्तों कि आपने कर रखी है अपनी वैल्यूज याद, जो कि उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है दोस्तों? जब थीटा का मान कितना हो जाता है? जब थीटा का मान हो जाता है आपका 30 डिग्री, है कि नहीं दोस्तों? अब अगर मुझे थीटा का मान मिल गया 30 डिग्री तो क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इसके हैं असल में 2 तरीके, तो हम इसके दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब अगर विद्यार्थियों आपको साइन थीटा का मतलब पता हो तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, है कि नहीं दोस्तों? यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा हाफ है, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर 1 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है? तो हाइपोटेन्यूस 2 है। यानी कि मैं एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं दोस्तों जिसमें आपका परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है। तो क्या मैं यहां से इसका बेस निकाल सकता हूं दोस्तों? बहुत ही आराम से। इसका बेस क्या आ जाएगा? √3। और tan थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई
बेस, और यहां से भी आपका उत्तर क्या आएगा 1/√3। तरीके दो दोस्तों, लेकिन आसान तरीका कौन सा, आपका पहला वाला। और इसीलिए दोस्तों लिंक में मिले हुए वीडियो में आपको ये पहला तरीका बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है दोस्तों कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं अपने एक वृत्त की, जिसमें दोस्तों अगर एक स्पर्श रेखा उसको मान लीजिए बिंदु P पर छूकर गई है, और दोस्तों अगर मैं उसके केंद्र O से इस पर एक कोण बनाता हूं तो वो कोण कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका असल में ज्यामिति का एक बुनियादी नियम है दोस्तों, जो कहता है कि यदि आप एक वृत्त को छूती हुई रेखा, यानी कि आपकी ये जो स्पर्श रेखा है दोस्तों, उस पर अगर त्रिज्या से बिंदु मिलाते हैं तो हमेशा ये दोस्तों क्या बनाएगा, ये हमेशा एक एल आकार का कोण बनाएगा दोस्तों। और ये कोण हमेशा आपका कितना होने वाला है, तो ये कोण हमेशा ही आपका 90 डिग्री होने वाला है। तो क्या इसमें कोई ट्रिक थी दोस्तों, नहीं, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, और ये सवाल दोस्तों आपका प्रायिकता से जुड़ा हुआ। और फिर से दोस्तों प्रायिकता से जुड़ा हुआ आपको एक वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और इस वीडियो को देख के आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले तो दोस्तों प्रायिकता होती क्या है, तो प्रायिकता में मुझे क्या चाहिए दोस्तों, तो प्रायिकता में चाहिए मुझे अपनी जरूरत, है क्या दोस्तों। और उसके बटे में क्या लिखना है, तो उसके बटे में मुझे लिखना अपना कुल। अब बताइए दोस्तों मेरा कुल क्या होगा, अगर मैं एक बार पासा उछालता हूं तो कुल मेरी संभावनाएं होती हैं 6। यानी कि आपका क्या क्या, आपका 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी दोस्तों आपका आ सकता है जब आप एक बार पासा उछालें। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है सम संख्या, यानी कि 2 4 और 6। तो मेरी जरूरत कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो मेरी जरूरत हो जाएगी 3, और उत्तर क्या बन जाएगा, तो उत्तर बन जाएगा 1/2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। अब सवाल में क्या है दोस्तों, तो सवाल में आपको पूछा है घनमूल। आपको कहा है 0.0 गिन लीजिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 के बाद आपके 5 शून्य और हैं दशमलव के बाद, और उसके बाद है 8, और आपको पूछा है इसका घनमूल। ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपके इससे 2 टाइप के सवाल बनते हैं दोस्तों। एक तो आपको पूछा जाता है कभी कभी घनमूल, और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है वर्गमूल भी। तो यहां पर दोस्तों किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है घनमूल की। तो घनमूल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपनी दशमलव वाली जो संख्या है दोस्तों, इसको दशमलव से बाहर लेके आ जाना है। तो हम इसे दशमलव से बाहर लाने के किससे गुणा करेंगे दोस्तों, तो हम इसे गुणा करेंगे 10 की घात 6 से। ठीक है दोस्तों, तो 10 की घात 6 से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 8, है कि नहीं। अब आप 8 का घनमूल ज्ञात कर लीजिए। तो 8 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, तो 8 का घनमूल होता है 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8। तो ये तो होगा दोस्तों आपका 2। लेकिन अब दिक्कत कहां है दोस्तों, कि ये जो 6 आपके घात में आपने गुणा किया, अब ये दशमलव वापस हमें अपने इस 2 पर लाना पड़ेगा। तो यहां पर क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे थे दोस्तों, तो घनमूल निकालते समय क्या ट्रिक होगी, तो आपको हमेशा जो इसकी घात है उसको 3 से भाग देना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 2, यानी इसके नीचे आप लिखेंगे बटे में 100, या आप इसे लिख सकते हैं कैसे, आप इसे लिख सकते हैं 0.02।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर। और जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों कि कभी कभी आपसे वर्गमूल भी पूछ लेता है। जब आपसे वर्गमूल पूछेगा दोस्तों, तो वहां पर आप जो भी आपकी घात होगी, जो भी आपकी घात होगी उसको आप 2 से भाग देंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों, ठीक है। और उसको फिर आप अपनी संख्या के नीचे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते थे कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के अलावा एक छोटी सी ट्रिक भी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी ज्यादा था दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, और यहां से शुरू हो जाते हैं दोस्तों आपके 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय। अब आपको रिटर्न वर्क भी करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप अपने उत्तर तक पहुंचे थे, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बोला है x² प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। तो कभी भी दोस्तों अगर आपको गुणनखंड निकालना है तो उसकी एक सिंपल सी आप ट्रिक अपने दिमाग पर बिठा लीजिए दोस्तों। आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले हमेशा ही अपने x² और अपने नंबर, इन दोनों के सामने जो भी आपके नंबर हो, यानी कि x² के सामने भी आपको क्या दिख रहा है, तो उसके सामने है 1 और यहां पर संख्या क्या है 6। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन दोनों को कर लेना है गुणा। और अब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 2 संख्या जिनका गुणा करने पर आपको 6 मिले, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक दूसरी पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि जो आपका बीच वाला टर्म होता है, यानी कि यहां पर कौन है, यहां पर है 5। तो यही 2 संख्याएं जो गुणा करने पर आपको 6 देंगी, उन्हीं 2 संख्या को जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए। अब खुद सोच के बताइए दोस्तों, 2 संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, तो ऐसी जो 2 संख्याएं दोस्तों वो क्या होती हैं, एक होगी 2 और एक होगी 3, है कि नहीं दोस्तों। अब सिर्फ अपनी इक्वेशन को इसी 2 टुकड़े में आपको तोड़ देना है, यानी कि आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। लीजिए अब इसके बाद सिर्फ आपको कॉमन निकालने का काम बचा दोस्तों। तो आप पहले वाले में से क्या कॉमन लेंगे, आप पहले वाले में से कॉमन लेंगे x, आपको बचेगा x प्लस 3, और दूसरे वाले में से आप कॉमन लेंगे प्लस 2 और आपका अंदर बचेगा x प्लस 3, ठीक है दोस्तों। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा x प्लस 2 और एक आपका मिलेगा x प्लस 3। तो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गुणनखंड का, आपका ये कॉन्सेप्ट, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। आपने अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लिया तो गुणनफल का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इक्वेशन हो, आप उसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 2 कंडीशन, आपको 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर आपके x² और नंबर का गुणा करने पर जो भी बना है उसके बराबर आ जाए, और जो आपका बीच वाला टर्म है वो आए उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल है दोस्तों sin 60 प्लस cos 60 माइनस tan 60, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, इसके लिए एकदम एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वीडियो ऑलरेडी A2M एकेडमी के चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों, उसे देखिए और ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में उड़ाइए दोस्तों। कैसे उड़ाएंगे, तो पहला sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू होती है -√3। ये वैल्यूज इतनी स्पीड में आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, आप सिर्फ एक बार उस वीडियो को देखिए और उसे समझिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ आपको इन तीनों को सॉल्व करना है। तो नीचे आपका 2 कॉमन आ जाएगा और ऊपर आपका क्या बनेगा, ऊपर बनेगा √3 प्लस 1 माइनस 2√3। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 1 माइनस √3/2। लिए दोस्तों
वैल्यू याद थी, मुश्किल से 1 मिनट से कम समय में आपका 1 नंबर पक्का। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखें, लीजिए। सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत है। आपको एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बताया है कि ये किसकी एरिया है, तो ये वृत्त की एरिया है। तो वृत्त की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आपको आर बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 154, सामने आप लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर कर देंगे गुणा। यहां से आर स्क्वायर की क्या वैल्यू निकलेगी दोस्तों, तो आर स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है दोस्तों। और आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में बस एक चीज है जो आप गलत कर सकते हैं दोस्तों, वो है ये सेंटीमीटर ना लगाना। मत करिएगा दोस्तों, अपने फ्री के नंबर मत छोड़िएगा। बाकी इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन पेपर में अगर आप पढ़ाई करके गए हैं दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूला आता ही होगा, और आंसर निकालने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सम चतुर्भुज यानी कि आपका रोम्बस है ना दोस्तों, और रोम्बस का एरिया क्या होता है दोस्तों, तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू विकर्ण इंटू जो आपका दूसरा विकर्ण है। अब इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको क्या करना था, आपको हाफ इंटू 5 इंटू 7 है कि नहीं, आपका आंसर 35/2। गलती क्या होगी इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना। और मत कीजिएगा ऐसी गलती, अपने फ्री के नंबर यूनिट के चक्कर में मत गवाइएगा। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहले तो सवाल में आप अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और उसे समझ लीजिए कि वो बता क्या रहा है। तो बता रहा है कि एक है आपका शंकु, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका शंकु। कह रहा है कि इसकी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब इस ऊंचाई की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये ऊंचाई है आपकी 21 सेंटीमीटर, है कि नहीं दोस्तों, और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, तो वो दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। अब क्या क्वेश्चन पेपर में आपको सारी वैल्यूज दी हैं, तो हां, आपको आर की वैल्यू मिली हुई है, आपको एल की भी वैल्यू मिली हुई है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन जिसमें आपने पाई की वैल्यू लिख दी 22/7, आर लिख दिया 8, एल लिख दिया 21, बस इसे आपको सॉल्व करना था। आपका वैल्यू आ जाएगी 528। और गलती कहां होगी, गलती होगी ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने में, आप जो भूलेंगे, तो मत कीजिएगा ये गलती। अपने फ्री के नंबर नहीं छोड़ने हैं। जब इतनी दूर तक आ गए हो, फॉर्मूला याद किया है, सारी वैल्यू सही लिख रहे हो, आंसर सही निकाल रहे हो, तो ये गलती मत करना। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल, 1 नंबर का सवाल, 1 मिनट का सवाल। और ये सवाल भी आपको एटम एकेडमी के एक चैनल पर आपको एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया गया कि कैसे बहुलक निकाला जाए, कैसे माध्यिका निकाला जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। और इस सवाल को एक नजर में कैसे करेंगे, तो इस सवाल को एक नजर में करने के लिए सिर्फ एक बार इस सवाल को पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर आपने एक बार सवाल को सही से पढ़ा तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो 7 है दोस्तों,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार आया 7। और बहुलक की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो इस क्वेश्चन में किसकी थी? 7 की। तो शायद मैं एक लाइन में लिख सकता हूं कि 7 कितनी बार आया? तो 7 आया 4 बार, है क्या दोस्तों? 7 आया 4 बार, इसीलिए बहुलक क्या हो गया? तो बहुलक हो गया मेरा 7। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर आप समझा रहे हैं, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लिखने में इससे कम ही लगेगा, समझे दोस्तों? और अभी देखिए, अभी आप 11वें सवाल तक पहुंच गए हैं। ज्यादा से ज्यादा अभी आपके 20 मिनट खर्चा हुए हैं दोस्तों, और आप क्वेश्चन पेपर में बैठे हुए हैं, एग्जाम में आपके 20 मिनट खर्चा हुए हैं, अभी आपके पास 40 मिनट बचे हैं, समझ रहे हैं? तो जो जो मेरे विद्यार्थी कर रहे हैं सर टाइम नहीं मिल रहा, टाइम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूलाज तक नहीं याद कर पाए 6 महीने में, समझ रहे हैं दोस्तों? तो टाइम बहुत ज्यादा, 1 घंटे का पेपर बहुत ज्यादा है मैथ का आपके लिए। बहुत आराम से आप पूरे क्वेश्चन पेपर को डील कर सकते हैं, इवन रीचेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, और यहां से शुरू हो रहे हैं दोस्तों आपके कौन से? आपके 2 नंबर के सवाल, यानी कि अब शुरू होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। और अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल यहीं से बढ़ रहा है। और सवाल बहुत अच्छा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और एक बार में समझिएगा। देखिए सवाल किसका रिलेटेड है? तो सवाल रिलेटेड है आपके आयु के कॉन्सेप्ट के दोस्तों, ठीक है? तो हमेशा दोस्तों जब भी आपका आयु का कॉन्सेप्ट है, हमेशा किसी एक आयु को पहले अपना फिक्स कर लीजिए। अब पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो एक काम करते हैं दोस्तों, तो हम लोग कह लेते हैं कि जो पुत्र है, जो भी पुत्र है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? उसकी वर्तमान आयु x है। और एक काम करते हैं, हम लोग ये कह लेते हैं कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो है y, है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि अभी उनकी आयु का अनुपात कितना है? तो अभी उनकी आयु का अनुपात है 4:1, यानी कि y बटे x कितना हो गया? y बटे x आ गया 4:1, मतलब y कितने के बराबर है? y बराबर है 4x के। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक अपने यहां पर दिमाग में रखिएगा। अब पहली कंडीशन को भी एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों की एज में से 5-5 साल घटाने पड़ेंगे। कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की आयु का योग, तो पिता की आयु उस टाइम क्या रही हुई? तो पिता की आयु रहेगी y-5, है कि नहीं? और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी x-5। और कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना? तो इन दोनों का योग 40, यानी कि y प्लस x किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा 50 के, है कि नहीं? और अब अपनी इस वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए, तो आपका y कितने के बराबर है? y बराबर है 4x के। तो 4x प्लस x कितने के बराबर? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। और यही तो दोस्तों हमें निकालना था। क्या निकालना था? हमें निकालना था पुत्र की वर्तमान आयु। और हमने क्वेश्चन में क्या लेट किया था दोस्तों? तो हमने लेट किया था कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी? x, और हमें x कितना मिल गया? हमें x मिल गया 10 साल। ठीक है दोस्तों, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 10 साल। समझे दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो अपना दिमाग ठंडा रखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और किसी एक साइड पे अपने आप को फिक्स कर लीजिए। या तो आप 5 साल पहले पे अपने आप को फिक्स कीजिए, या तो वर्तमान पे फिक्स कीजिए। अब मुझे क्वेश्चन में दिख रहा था, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है वर्तमान आयु निकालने के लिए, तो मैंने अपनी वर्तमान आयु को ही एक्स मान लिया। क्यों? ताकि जैसे ही मेरा एक्स निकले मैं आंसर पे ऑलरेडी खड़ा होऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है x प्लस वाई बराबर है 7 के, तो 3x माइनस 2y बराबर है 11 के। अब आपसे पूछा है x और y का मान। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में हमेशा आपको करना कैसे है, क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे में हमेशा ध्यान क्या देना है आपको, कि आपको क्वेश्चन में कैंसिल कराने की कोशिश करनी दोस्तों। हमेशा आपको क्वेश्चन में
कैंसिल करने की कोशिश करनी है। कैसे कैंसिल करते हैं दोस्तों? तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर है 7 के, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि 3x माइनस 2y बराबर है 11 के। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें सबसे आसानी से किसे कैंसिल कर सकता हूं। तो अगर मुझे सबसे आसानी से किसी को कैंसिल करना होगा तो मुझे दिख रहा है दोस्तों कि यहां पर एक y है, यहां पे माइनस का 2y है, यानी कि अगर मैं इसे 2y बना दूं, अगर मैं इसको इक्वेशन में y को 2y बना दूं और इन दोनों को सिर्फ जोड़ दूं आपस में, तो मेरे दोनों y कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं 2x प्लस 2y बराबर 14, मैंने क्या किया, मैंने बस इसको 2 से गुणा किया, है कि नहीं। और अब बस मैं क्या करूं, दूसरी इक्वेशन को इसमें जोड़ देता हूं। लीजिए, आपके दोनों ही प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो गए। आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो आपका 5x बराबर हो जाएगा 25 के, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। और अब आप अपने x की वैल्यू क्या कीजिए, अपनी x की वैल्यू को अपनी पहली इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो आपका x प्लस वाई किसके बराबर था? 7 के। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। समझे दोस्तों? तो इस तरीके से आपको सिर्फ स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को देखिए, आपको ऑलरेडी दिखने लगेगा। क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसी लेवल के होंगे कि आप बहुत इजीली उसमें फिगर आउट कर सकें दोस्तों, ये कौन से टर्म्स को आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि यदि किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल को पहले तो आप एक डायग्राम में खुद से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि बात हो रही है एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई दोस्तों? जिसकी त्रिज्या दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसकी जीवा 16 सेंटीमीटर की है। इसकी कोई एक जीवा है दोस्तों, वो कितने सेंटीमीटर की है? तो वो है आपकी 16 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, और अब वो कह रहा है आपको कि आप दूरी ज्ञात कीजिए केंद्र से इस जीवा की, इसकी आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बेसिक जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है कि अगर आप वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डालेंगे दोस्तों, तो क्या करेगा, वो इस जीवा को बराबर हिस्सों में काट देगा। यानी कि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, और दोनों ही टुकड़े कितने? 8 सेंटीमीटर के होंगे। अब अपने क्वेश्चन में एक बार अपने डायग्राम को देखिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक 8 सेंटीमीटर की लंबाई, यानी कि आधार, एक है आपकी लंबाई। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ूं तो ये भी मेरी त्रिज्या ही होगी। यानी कि अगर मैं इसी डायग्राम को यहां बाहर समझूं तो ये क्या मेरा एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है दोस्तों, जिसमें कि ये तो होगी मेरी त्रिज्या यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा जीवा का आधा यानी कि 8 सेंटीमीटर, और ये था जो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है, यानी केंद्र से जीवा की दूरी। अब सिर्फ मुझे अपना फॉर्मूला रखना है, कौन सा? जिसमें मैं कहूंगा कि ये पॉइंट ओपी का जो स्क्वायर है प्लस 8 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर है? वो बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। तो यहां से ओपी कितना मिल जाएगा दोस्तों? तो यहां से ओपी आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये तो दोस्तों आपको पहली नजर में भी दिख जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 6, 8 और 10 की जोड़ी होती है दोस्तों, है कि नहीं? वैसे ही जैसे किसकी? आपकी 3, 4 और 5 की जोड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बार अपने डायग्राम को अपने दिमाग में इमेजिन करना था दोस्तों। अगर आप इमेजिन कर लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई अलग से ट्रिक नहीं थी दोस्तों आपकी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल।
सवाल कह रहा है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर की हैं और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये सवाल 2 से 3 पेपर में आया है दोस्तों, तो ये है सच्चाई, क्योंकि इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। तो समलंब है दोस्तों आपका क्या, ट्रेपीजियम, ठीक है दोस्तों। और ट्रेपीजियम का एक फिक्स फॉर्मूला है दोस्तों। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू जो भी उसके, आप अगर एक ट्रेपीजियम इमेजिन करें दोस्तों, तो उसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं। मान लीजिए एक ए है, एक की लंबाई और एक की लंबाई है बी। तो इन दोनों की जो लंबाइयां हैं उनको आप क्या करते हैं, उन दोनों को आप जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप इसको किससे गुणा करते हैं? तो इसको गुणा करते हैं इनके बीच की जो भी आपकी ऊंचाई होती है, यानी कि h। और अब अपने क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया है? आपको दिया है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर, यानी कि आपकी ए की वैल्यू हो गई 15, बी की वैल्यू हो गई 8, और उनके बीच की दूरी यानी कि आपके h की वैल्यू होगी 12। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी? आपने क्या करना है, आपने लिखना हाफ इंटू ए प्लस बी यानी 15 प्लस 8, और मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करना है 12 से। लीजिए आपका आंसर 138 मीटर स्क्वायर। सिर्फ किस बेसिस पर? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही बेसिस पे बार बार आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला, सिर्फ ये एक फॉर्मूला। क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बताइए, अगर एग्जामिनर का कोई फेवरेट फॉर्मूला है तो क्यों ना हम उसे याद करके जाएं? कितना समय लगेगा? एक डायग्राम, एक फॉर्मूला और 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, मुझे बताइए कि एक बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपको, ठीक है, एक ये आपका बेलन है, इसकी ऊंचाई दी है आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तभी तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जब विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पता नहीं चल रहा कहां कॉन्सेप्ट लगाऊं, कहां ट्रिक लगाऊं, कहां फॉर्मूला लगाऊं, तो एक बात बताओ, क्या इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? आपको इसकी हाइट दी हुई है 18 सेंटीमीटर, आपको इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 10.5। अब मुझे बताओ, क्या इसका एक फॉर्मूला नहीं है? क्या संपूर्ण पृष्ठ का एक फॉर्मूला नहीं होता है? क्या उसका फॉर्मूला ये नहीं होता? तो क्या इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा? क्या कोई अलग से हिडन वैल्यू मुझे निकालनी है? नहीं, क्वेश्चन से वैल्यूज दिए पड़ा है आपको, आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई, बेसिक मल्टीप्लाई। मैं बेसिक क्यों कह रहा हूं उसे, मैं बेसिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसने वैल्यूज भी ऐसी दी है आपको जो कि फटाफट आपस में कटें, ठीक है दोस्तों, जो कि फटाफट आपस में कटें। अब आप इसको सिर्फ सॉल्व करने में जितना आपका टाइम लगेगा, जितना टाइम आपका इसको सॉल्व करने में लगेगा, बस उतना ही टाइम लगना है, ठीक है दोस्तों। जितना टाइम आपका इसे सॉल्व करने में लगेगा, सिर्फ उतना ही टाइम आपका लग रहा है, क्योंकि कोई अलग से वैल्यू आपको नहीं निकालनी थी, ठीक है दोस्तों। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 1881। एंड अगेन ये गलती वैल्यू न लिखने की मत कीजिएगा, वैल्यूज लिखिए, उसके पीछे की यूनिट लिखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों, अगेन आपका प्रायिकता टॉपिक, और ये दूसरा आपका टॉपिक था माध्यिका रिलेटेड टॉपिक, आपके बहुलक रिलेटेड टॉपिक, और इनकी एक भी आपकी डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देखिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि पहली नजर आपको कहां जानी चाहिए। तो पहली नजर जानी चाहिए आपकी कितनी क्वांटिटी, तो मुझे दिख रहा है 24। 24 क्या होता है हमेशा, तो 24 है आपकी सम। और सम की माध्यिका कैसे निकलती है, तो सम की माध्यिका अगर आपको निकालनी है तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको 2 पद चाहिए, एक आपको चाहिए n/2 और एक आपको चाहिए n/2+1। आपको दोनों के दोनों पद पता करने पड़ेंगे। तो n/2 यानी कि 12वां पद, और n/2+1 यानी कि 13वां पद,
यानी कि 12वां और 13वां दोनों पद तो पहले आपको पता करने पड़ेंगे। अब अपने क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए। पहले के 4 छात्र 12 साल के, अगले 5 छात्र 13 साल के, समझे? तो अब तक कुल कितने 9 छात्र हो चुके हैं। अब 9 के बाद अगले चारों छात्र 14 साल के, यानी कि 10वां, 11वां, 12वां और 13वां सारे छात्र कितने साल के होने वाले हैं? ये सारे ही 14 साल के होने वाले हैं। तो 12वें की वैल्यू क्या होगी? 12वें पद की तो ये वैल्यू होगी 14, और 13वें पद की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू भी होगी 14। अब सम संख्या की माध्यिका कैसे निकलती है? तो हमेशा आपके n/2 और n/2 + 1 इन दोनों पदों को निकालने के बाद आपको क्या करना होता है? इन दोनों का माध्य निकालना होता है, यानी कि बटे में 2। आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 14 + 14 बटे में 2, यानी कि 14। लीजिए आपका उत्तर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत आई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा दोस्तों, आप जाइए ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बताया था ना, कौन से टॉपिक फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन, तो ये फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन हैं। बार बार सम संख्याएं क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे पता है सम संख्या में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आपको माध्य निकालना पड़ता है माध्यिका के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन पेपर का अपना लास्ट क्वेश्चन। और अगर दोस्तों अभी भी आप टाइम देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी हम लोग 1 घंटे के कहीं आसपास में भी हैं, और वो भी कब? जब हमने इतने डिटेल में, इतने आराम से अपने हर क्वेश्चन को समझा है। आप जब क्वेश्चन पेपर में बैठे होंगे, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे दोस्तों अपने क्वेश्चन पेपर के सामने, तो उस टाइम तो दोस्तों आपकी रफ्तार कितनी होने वाली है। लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से? प्रायिकता। और ये है आपका रियल लाइफ प्रायिकता, यानी कि यहां पर कोई पासे नहीं है, कोई सिक्के नहीं है, ये है रियल लाइफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक थैली दी हुई है दोस्तों, जिसमें कितनी 100 गेंदें, यानी कि इस थैली के अंदर कुल कितनी गेंदें होने वाली हैं? तो कुल इस थैली में 100 गेंदें होने वाली हैं। कितनी, कैसे कैसे? तो 50 लाल, 50 कैसी? तो 50 लाल गेंदें, फिर 30 नीली, 30 नीली, उसके बाद 15 पीली, 15 आपकी पीली, और 5 हरी, 5 आपकी हरी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि थैले में से एक नीले रंग की गेंद निकालने की संभावना क्या होगी? नीले रंग की। अब देखिए दोस्तों, फिर से वही बात आ जाती है, और यही है आपका टाइम कि आपको पता चले कॉन्सेप्ट कहां आते हैं दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट यहां आते हैं कि प्रायिकता का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? तो प्रायिकता का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मेरी जो जरूरत हो उसे मैं ऊपर लिखूंगा, और बटे में क्या लिखूंगा? जो भी कुल संख्या हो। तो क्वेश्चन में मेरी जरूरत क्या है दोस्तों? तो मुझे बात करनी है एक नीले रंग की गेंद। तो नीले रंग की गेंद यानी कि 30, और कुल यानी कि 100। लीजिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 0.3। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, और 1 से हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहां लगाए दोस्तों वो आपको पता चलेगा। आपके फॉर्मूलाज कहां पे आते हैं वो आपको पता चलेगा। कहां पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी, कहां पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था जो एग्जामिनर का फेवरेट है, ये सब आपको पता चलेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार खुद से फिर से करके देखिए। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आपका, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ये आपका सीधा सीधा, इससे कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ वैल्यूज बदल के भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों? तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा दोस्तों, और एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा दोस्तों कि क्या आपको अब ऐसा महसूस हुआ इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी कि आपका टाइम कम पड़ रहा था? क्या आपको अब कहीं भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कहां ट्रिक और कहां कॉन्सेप्ट लगेंगे? बहुत ही बेसिक पेपर होने वाला दोस्तों, और फेवरेट टॉपिक्स की तो बात ही अलग है दोस्तों।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए। ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।